हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेके ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ। भाई जो सेल होती है वो किससे बनी होती है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सेल का। ठीक है, वी सॉ above that the cell has special components called organelles. how भाई हमने ऊपर अभी तक पढ़ा है कि भाई सेल के कंपोनेंट्स होते हैं कुछ उसके अंदर, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स। भाई हमने अभी पढ़ा जो सेल्स है, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो हमने भाई 3 ऐसी चीज़ें देखी सेल के अंदर जो हर एक सेल में कॉमन पाई जाती है। वो क्या क्या है भाई, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर की लेयर होती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो आपको नीचे बीच में देखने को मिलता है डार्क कलर का। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। भाई जो भी आपकी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी आपका इंटरेक्शंस होते हैं एनवायरनमेंट के साथ सेल के अंदर, वो भाई इन्हीं फीचर्स यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए भाई इस वीडियो में हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। भाई अगर आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या फिर सेल मेम्ब्रेन कहो, दोनों एक ही है। भाई कई बुक में इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कई बुक में इसे सेल मेम्ब्रेन कहा गया है। ठीक है, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई ये आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल है, सेल की एक आउटर मोस्ट कवरिंग है जो भाई उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या है, सेपरेट यानी कि अलग रखती है। जैसे कि भाई आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, उसके चारों ओर दीवार है और एक छत है। ठीक है, वो क्या है, हमें वो रूम की जो छत और दीवार है वो हमें भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा के रखती है। भाई आंधी तूफान से या फिर बारिश से वो हमें बचाती है। इसी तरीके से भाई सेल की एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है भाई, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका एक और फंक्शन है कि भाई ये अलाउ करती है यानी कि परमिट करती है भाई कुछ एंट्री और एग्जिट यानी बाहर जाना और अंदर जाना कुछ मटेरियल्स का सेल के अंदर। ठीक है, ये भाई कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है या फिर परमिट करती है अंदर या बाहर जाने के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो भाई इसीलिए क्या इसे क्या कहा जाता है, सिलेक्टिवल परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो भाई ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है, भाई आपको अगर मैं कहूँ ठीक कि भाई आप किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भाई आप कुछ ही लोगों का क्या है, एंट्री होती है। जिसके पास कार्ड होगा वही अंदर जा पाएगा। ठीक है, तो भाई कुछ ही सेलेक्टेड लोग हैं जो उसके अंदर जा पाएंगे, तो उसे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक होता है फुली परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे कि आपके मंदिर हो गया। ठीक है, आपके जो भी विज़िट या फिर लोकेशन घूमने के लिए हो गई, उसमें भाई हर कोई जा सकता है, तो उसे हम फुली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर आपको शादी वगैरह में अगर आप देखें तो कार्ड वाले ही जा सकते हैं अंदर, तो उन्हें हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं कि कुछ ही जो हैं अंदर जा सकते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। तो भाई जो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है सेलेक्टिवल परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो भाई आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करती है। किससे भाई, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, वो होता है आपका डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस। दो प्रोसेस से भाई क्या करती है, अलाउ करती है। एक हो गया आपका डिफ्यूज़न, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया ओस्मोसिस। ये दो प्रोसेस से भाई आपका ये अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करती है सब्सटेंसेस को। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर्स। भाई हम डिफ्यूज़न को पहले भी पढ़ चुके हैं और अब भी आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, आपका क्या होता है इसमें, सब्सटेंस जो होता है आपका सब्सटेंस वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। भाई आप एक गिलास ले लीजिए, ठीक है, एक गिलास लीजिए आप, इसमें पानी है आपका यहाँ तक। ठीक है, अब एक गिलास है ये आपका, इसमें वाटर है थोड़ा कम। ठीक है, तो आप इसमें एक पाइप लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक पाइप आपने फिट कर दिया और इसमें पानी, इसे ओपन कर दिया, तो इससे जो ये जो पानी है
ये क्या है भाई, तब तक इस पाइप से निकलकर इस वाले गिलास में जाएगा, तब तक इनका जो है कंसंट्रेशन भाई बराबर ना हो जाए, यानी कि इनकी जो लेवल है पानी का वो बराबर ना हो जाए। तो ये जो है आपका हायर कंसंट्रेशन से, यानी हायर कंसंट्रेशन यानी मात्रा इसमें ज़्यादा थी भाई, लेवल इसमें ज़्यादा था पानी का, इसमें कम था, तो इससे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर गया। इसी को भाई हम डिफ्यूजन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से भाई लो कंसंट्रेशन पे जो है आपके सब्सटेंस जाते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स, ऐसा ही भाई सेल्स में भी होता है। एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे कि आपके सब्सटेंस होता है CO2, ठीक है, वो एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। वो क्या होता है भाई, सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया सेल्स के बाहर का, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन जो है CO2 का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू डेट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर के मुकाबले, ठीक है, कंसंट्रेशन कम है। एज सुन एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2, भाई हमने देखा कि CO2 का भाई कंसंट्रेशन जो है अलग अलग है इनसाइड और आउटसाइड अ सेल, बाहर और अंदर, ठीक है। तो भाई क्या होगा भाई, डिफ्यूज़न आपका टेक प्लेस करेगा भाई, डिफ्यूज़न इसमें होगा। CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। भाई अब क्या होगा कि जो CO2 है वो मूव करेगा, सेल से बाहर आएगा हाई कंसंट्रेशन से, क्योंकि भाई वो हाई कंसंट्रेशन सेल के अंदर भाई CO2 ज़्यादा है, तो भाई हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन पे जाएगा आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। ऐसे ही भाई ऑक्सीजन के साथ होता है आपका ऑक्सीजन। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही O2 क्या है, ऑक्सीजन जो है आपके सेल के अंदर एंटर करता है। व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, जैसे ही आपका सेल के अंदर O2 का कंसंट्रेशन कम होगा, वैसे ही डिफ्यूज़न क्या है, रोल में आएगा, और वो क्या करेगा, गैसेस का एक्सचेंज करेगा सेल्स के और भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से आपका O2 क्या है, अंदर जाएगा सेल के, और जो आपका O2 है बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, भाई जो वाटर होता है वो भी डिफ्यूज़न का लॉ को मानता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। भाई आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का, उसका सेलेक्टिबली परमेबल मेम्ब्रेन से जाना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर, उस प्रोसेस को भाई हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। भाई जो आपका डिफ्यूज़न का प्रोसेस है, वाटर का मूवमेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जाएगा, भाई उसका क्या है भाई, अफेक्ट करता है ये, अगर उसमें वाटर में आपकी कुछ सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दिया जाए तो भाई वो उसको अफेक्ट करता है उसकी मूवमेंट को, क्योंकि भाई उसके अंदर भी पार्टिकल्स होंगे छोटे या बड़े, लेकिन क्या है हमारी मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन है, वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने अंदर अलाउ करती है, तो भाई उसके जो इसमें जो डिसॉल्व होगा सब्सटेंस वो उसकी मूवमेंट को भाई वाटर की मूवमेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। Thus osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower water concentration till equilibrium is reached। भाई तब तक इक्विलिब्रियम यानी कि मात्रा बराबर नहीं हो जाती वाटर की बाहर, सेल के बाहर और सेल के अंदर, तब तक वाटर जो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो लो कंसंट्रेशन पे जाता रहेगा, यानी आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट वाटर। भाई अगर हम एनिमल सेल को या फिर प्लांट सेल को एक सॉल्यूशन में रख दें, शुगर के या फिर सॉल्ट में, तो क्या होगा, ठीक है। भाई देखते हैं क्या होने वाला है। तो इनमें भाई क्या हो सकता है, हमारी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो अभी डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। अब भाई मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका शुगर सॉल्यूशन है, आपने इसमें क्या रख दिया भाई, सेल रख दिया इसमें आपने, ठीक है, आपने इसमें सेल रख दिया। अब ये बोल रहे हैं कि जो ये इसका मीडियम है शुगर सॉल्यूशन, इसमें अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के मुकाबले, तो क्या होगा भाई, इस जो ये सॉल्यूशन है, फिर इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि भाई अगर हायर कंसंट्रेशन से भाई लोअर कंसंट्रेशन पे हमारा सॉल्यूशन जाए, ऑस्मोसिस होता है सेल में, ठीक है।
तो भाई अब बाहर हमारा कंसंट्रेशन पानी का ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो भाई जो आपका वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। और सेल जो है भाई आपका ऑस्मोसिस से जो वाटर है, वाटर पानी सोखने के बाद क्या है, फूल जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। भाई क्या है, पानी दोनों डायरेक्शन में जाएगा और वाटर जो है सेल के अंदर आ जाएगा और बाहर जाएगा। द नेट ओवरऑल रिजल्ट, तो भाई जो नेट रिजल्ट होगा आपका, जो वाटर है सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल क्या है, स्वेलअप हो जाएगी यानी फूल जाएगी, ठीक है। अब भाई आपका अगर सॉल्यूशन, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अब भाई ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपका सेल है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखो, इसमें भी कंसंट्रेशन बराबर है और इसकी भी मात्रा पानी इसमें बराबर है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा भाई, ऑस्मोसिस क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है, लेकिन इसमें दोनों में कंसंट्रेशन सेम है, तो भाई ऑस्मोसिस भाई टेक प्लेस ही नहीं करेगा, ऑस्मोसिस इसमें होने ही नहीं वाला। ऐसे सॉल्यूशन को हम वैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें आपका कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है। तो पानी आपका जाएगा इधर उधर, ठीक है, लेकिन क्या है, आपका जो है एब्जॉर्ब नहीं करेगा सेल, इसको ऑस्मोसिस नहीं होगा, जिससे कि सेल जो है अपने सेम साइज़ में रहेगी, ठीक है। अब एक और आपका लास्ट चांस बचता है, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अगर भाई पानी जो आपका वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम है सेल के मुकाबले, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, वाटर का जो क्रॉस दिस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल। बस इसमें क्या होगा भाई, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का, तो सेल से पानी जो है बाहर आएगा कंसंट्रेशन में, उस इक्विलिब्रियम लाने के लिए। आपका जो सॉल्यूशन है बाहर जो मीडियम है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएगा ना। तो भाई आपका जो सेल है उसमें से वाटर निकला, तो भाई आपका जो सेल है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, ठीक है। थस ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न। तो भाई जो ऑस्मोसिस है एक स्पेशल केस है डिफ्यूज़न का, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर भाई हम इन एक्टिविटीज़ को देखें जो आपकी ये दी गई हैं, ठीक है। अगर आप एग के साथ ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, पहले आपको ऊपर की जो सेल होती है वाइट कलर की, उसको हाइड्रोक्लोरिक से भाई अलग कर देना है। फिर उस सेल को क्या करना है आपको भाई, आप उसको पानी में रख दोगे, प्योर वाटर में, लेकिन आप फिर 5 मिनट बाद देखोगे ना, तो क्या होगा भाई, वाटर जो सेल आपका जो एग की सेल है, अब वो क्या है भाई, फूल जाएगी भाई, वो ऑस्मोसिस से क्या हो जाएगी, फूल जाएगी एग की जो सेल बची है, ठीक है। अगर भाई आप जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एग की सेल का, यानी डीसेल्ड होगी आपकी कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, अगर आप उसे रखते हो 5 मिनट के लिए, तो एग जो है श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि भाई एग का जो इसमें एग था अब की बार उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जो मीडियम में आपने उसे रखा था, ठीक है। तो भाई ऐसा हुआ, आपका ऑस्मोसिस टेक प्लेस किया ऑस्मोसिस ने, और जो आपका एग है वो श्रिंक हो गया, ठीक है। ऐसी ही एक्टिविटी आपकी क्या है, सेम रेजिन्स और एप्रिकॉट्स के साथ होती है, ठीक है। तो भाई यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो भाई जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं आपके, यानी कि जिसके जो एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के, वो क्या है, वाटर को गेन करते हैं ऑस्मोसिस के दौरान, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। भाई आपने कभी प्लांट को पानी दिया होगा, ठीक है, तो जो प्लांट होते हैं वो अपने जड़ों से, यानी कि उनकी जो रूट्स होती हैं उनसे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो भाई वो भी क्या है, ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि भाई उनका जो पेड़ होते हैं, जो उनकी रूट्स होती है, उसमें आपका कंसंट्रेशन कम होता है वाटर का, वो सूख चुके होते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं भाई, वो उसमें जो आपका कंसंट्रेशन था आपने उसमें जिसमें आपने बोया हुआ था पौधा, ठीक है, उसमें आपने कंसंट्रेशन यानी बढ़ा दिया है वाटर डालकर, तो ठीक है, फिर आपका जो कंसंट्रेशन है हाई वजह से और लो दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया, जिससे ऑस्मोसिस टेक प्लेस करता है और वाटर क्या है, एब्जॉर्ब करता है प्लांट की रूट्स, ठीक है। थस डिफ्यूजन इज़ इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर, तो इन द लाइफ ऑफ सेल। तो भाई सेल की लाइफ में डिफ्यूज़न का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गैसेज और वाटर को इधर उधर करने के लिए, ठीक है, आउट इन और आउट करने के लिए। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो भाई इसके अलावा सेल जो है न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन करती है एनवायरनमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी। भाई इसी तरीके से कुछ आपका प्रोटीन के साथ भी होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है इसी तरीके से सेल, ठीक है।
इसके बाद हम देखिए तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल। अगर हम लिखना चाहो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है भाई आपकी फ्लेक्सिबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स। जो आपकी भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी होती है भाई, लिपिड्स और प्रोटीन से। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल परमीबल मेम्ब्रेन होती है। फिर आप हाउ एवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है भाई हम वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर जो होती है, इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोकाइटोसिस। भाई इस जो सेल है भाई वो आपका फूड और अदर मटेरियल को भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है भाई, ऑब्टेन करती है। किस प्रोसेस से भाई, एंडोकाइटोसिस से, जैसे कि एमीबा करता है भाई प्रोसेस, जो जैसे एमीबा करता है भाई। अगर आपने कभी एमीबा देखा हो, एमीबा मैंने बताया था आपकी स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। ये आपका मान लीजिए एमीबा है और ये आपका कुछ न्यूट्रिशन है या फिर फूड है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे ये शेप चेंज करेगा। यहाँ पे आपका फूड आया ये वाला, ठीक है। ये कुछ आपका एमीबा कुछ इस तरीके से आपका शेप बदलेगा, ठीक है। फिर आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका इसका अंदर कर लेगा धीरे से फूड को, और फिर लास्ट में ये क्या है, अंदर आ जाएगा इस तरीके से कुछ। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये यहाँ पर आपका न्यूट्रिशन अंदर आ जाएगा इसके, ठीक है। इसी तरीके से शेप को चेंज करके ये क्या है, एंडोकाइटिसिस। इस प्रोसेस को हम एंडोकाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से भाई क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और इसी तरीके से अपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फूड और अदर मटेरियल्स हो गए, उसको भाई क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। आगे के हम सेल वॉल और भाई आपके जो कुछ बचा है सेल वॉल और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स भी उठा सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।